आपने क्या ऐसा विशेष किया कि दूसरों से आपका अलग होते हुए सिलेक्शन हुआ? और इनके कारण फिर जलती लाइट में सोने की आदत हो गई थी मेरी भी। इतना पढ़ती थी कि यूथ में भटकाव आ रहा है यूथ को सोशल मीडिया के थ्रू, तो उसको आप कहाँ तक जिम्मेदार मान रही हैं कि एक जो सफलता के बीच में ये कितनी खाई क्रिएट कर रहा है? थोड़ा इस पे बताइए, सबसे जरूरी पॉइंट है आज के यूथ के लिए। हमने देखा कि आपने भोपाल के ही एक छोटे से कॉलेज से अपनी डिग्री की है और उसी के दम पे आपने सीए जैसा एग्जाम भी पहले क्वालिफाई किया था, तो ये थोड़ा बोलिए, क्योंकि ये बड़ा डिमोटिवेशन होता जा रहा है छोटे शहरों के बच्चों के लिए कि अगर हम किसी छोटे इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन कभी यूपीएससी में तो नहीं हो सकता। आजकल ये बड़ा एक चल रहा है, तो आप ऐसे वर्ग को जो बिलोंग करता है, जो सपने देखता है, तो कृपया उसको एक अपनी आप कुछ राय दीजिए कि इसमें क्या आपके सुझाव हैं? ये कहना कि सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशन से ही बच्चे आके यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, ये मेरा तो मानना नहीं है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं और अगर आपको पढ़ाई करने का शौक है, आपको पढ़ाई करने में मज़ा आती है और आप 1.5-2 साल सब कुछ छोड़कर सिर्फ इसी एग्ज़ाम पर फोकस देकर अगर आप परीक्षाएं देंगे, तो अगर आप बहुत नॉर्मल एजुकेशन बैकग्राउंड से भी हैं, आप बचपन से ही एकदम स्कॉलर बच्चे नहीं रहे हैं, पर आपको अगर पढ़ने का शौक है और पढ़ने में मन लगता है, तो बिल्कुल ये एग्ज़ाम क्रैक। तो मेंटोर के रूप में सर लोग हमेशा मेरे साथ रहे और मेरे जो बड़े ब्रदर हैं, क्योंकि उन्होंने भी इसकी तैयारी करी, तो उन्होंने शुरू से मुझे गाइड करा और मुझे दिशा दिखाते रहे, दिशा से भटकने नहीं दिया। तो एक अच्छा मेंटोर आपको हमेशा साथ में रखना चाहिए। और यहाँ से उसको एक लाइन मिली और निश्चित ही इंटरव्यू में यहाँ से जो उसको मार्गदर्शन मिला वो काफ़ी उसको लाभान्वित किया है अपने लक्ष्य तक पहुँचने में। हाँ सर, जैसा हमारा डिस्कशन हुआ था इंजीनियरिंग के साथ में कि 22 क्वेश्चन हुए थे, उसमें जो बताती थी 17-18 क्वेश्चन वो हम लोगों ने 8-9 इंटरव्यू में, मतलब हम ही नहीं बोल रहे एज इट इज पूछेगा, लेकिन मिलते जुलते थे। तो उसको क्या होता है, जब इंटरव्यू की प्रकृति आपके अनुरूप हो तो मोटिवेशन बढ़ता जाता है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को लेकर बड़े खुश थे कि हमने जो मेहनत की थी ना वो सही डायरेक्शन में गई। मेरा तो ये मानना है कि एग्ज़ाम देते वक्त और एग्ज़ाम देने के बाद हमेशा ही आपको लाइफ में स्टूडेंट बनकर रहना चाहिए और हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और काफ़ी समय से एक सेशन लाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। और ये मान के चलिए, इसके पहले आप लोगों ने काफ़ी स्टेट सर्विस के बहुत सारे बच्चों के साथ में हमारे सेशन देखे होंगे, जिसमें उनके व्यक्तिगत अनुभव का कहीं ना कहीं आप लोगों को लाभ मिला होगा। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज हमारे साथ आज अंजनी मिश्रा हैं। मैं बता दूं कि अभी जो नया रिजल्ट आया यूपीएससी का 2026 में, जो यूपीएससी 2025 का है, उसमें अंजनी आईआरएस के पद पे चयनित हुई हैं। और कहीं ना कहीं उनको सामने लाने का जो हमारा मूल लक्ष्य था कि कैसे उन्होंने भोपाल में रहते हुए, और एक जो बोलते हैं ना कि आप कहीं बाहर जाते हो या आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ना है, तो वो बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं जो आप एक वीडियो के सेशन में आपको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं सबके बारे में इंट्रोड्यूस करा दूं, तो मैं विक्रम सिंह, प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग भोपाल में सलाहकार के पद पे हूँ। मेरे साथ हैं अंजनी के फादर हैं जो लोकायुक्त में डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा सीमा मैडम है हमारी, हिंदी भवन में, यहाँ पे मानिए कि हिंदी भवन का जो भी मैनेजमेंट है या जो भी सब मैम के हिसाब से चलता है। और आज आप जो लोग देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी एक बड़ी भूमिका मैं अभी आगे बताऊंगा उसके बारे में। फिर अंजनी है हमारे साथ में और अंजनी की माता जी हमारे साथ में है। तो सबके बारे में अपन जानेंगे, अंजनी बताएंगी मम्मी पापा के बारे में भी कैसा उनका सहयोग रहा है। तो सबसे पहले मैं जिसके थ्रू ये प्रोग्राम उन्होंने किया था, तो हिंदी भवन की मतलब मान के चलिए मेन कड़ी है। अभी तक हम लोग जितने इंटरव्यू प्रोग्राम कराते हैं या विविध आंसर राइटिंग प्रोग्राम कराते हैं और बच्चों के लगातार कैरियर मार्गदर्शन प्रोग्राम कराते हैं, तो विक्रम सर्व शिक्षा समिति जिसके थ्रू हम लोग रन करते हैं वीएस एजुकेशन, और मैडम का एक विशेष सहयोग है। हिंदी भवन के पूरे मैनेजमेंट को धन्यवाद कि उन्होंने हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दी कि एक भोपाल की इतने अच्छी लोकेशन पे हम सबको बुला पाते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लाभान्वित भी हुए हैं। टाइम के साथ विभिन्न पद वालों को भी हम लोग लगातार अभी सेशन जारी रखेंगे। तो चलिए, अब काफ़ी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दे दिया, तो सेशन शुरू करते हैं यहाँ से। और सबसे पहले तो मैं उस अंजनी की सफलता में कुछ ऐसे पर्सन्स के भी नाम लेना चाहूँगा जो यहाँ पे भी उपस्थित नहीं हैं। तो उसमें आदरणीय हमारे मेरे गुरु श्री मनोज श्रीवास्तव सर, जिनकी एक भूमिका रही है। उसके अलावा अपने प्रणेश गुप्ता सर हैं, वो आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने भी एक काफ़ी मार्गदर्शन दिया। इस पर आलोक दुबे सर थे, उनका एक मार्गदर्शन रहा। अभिषेक खरे सर रहे हैं। और इसके अलावा समस्त जो उनकी सफलता में एक बन पाए, मतलब एक, क्योंकि देखिए कोई भी सफलता मान के चलिए शॉर्ट टर्म होती ही नहीं है, सबके अनुभवों का फायदा मिलता ही मिलता है। परिवार स्तर पे अलग टाइप के संघर्ष होते हैं, लेकिन मेंटरशिप के अलग टाइप के होते हैं, और एक टीचरशिप अलग में मानता हूँ। ये 3 फैक्टर अलग होते हैं। एक परिवार होता है,
टीचर वो होता है जो एक कंटेंट या टीचिंग आपको देता है, और तीसरा फिर मेंटर की भूमिका। लेकिन फाइनल राउंड में आने के पहले आपको एक मेंटर की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें मेंटर कोई भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, कोई टीचर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये बहुत सारे पॉइंट हैं। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। काफी हम लोग इंट्रो दे चुके हैं, सभी को हमारा धन्यवाद जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो अंजलि पहले अपना कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें काफी सारे डाउट दूर होंगे हम लोगों के। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंजनी मिश्रा है। इस साल यूपीएससी सीएससी 2025 में मेरी 274वीं रैंक आई है, और बैकग्राउंड मेरी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय भोपाल से हुई। उसके बाद मैंने अपना चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स करा, और 2022 में मैं सीए बनी। फिर 1.5 साल मैंने पीडब्ल्यूसी मुंबई में जाकर नौकरी करी, और 2024 से अपनी तैयारी शुरू करी, और 2025 में एग्ज़ाम के लिए अपीयर करा। हाँ अंजलि, अब देखिए बार बार रिपीटेशन वाले क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, तो अपन केवल जो की पॉइंट्स हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ नए पॉइंट्स हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं, तो एक शॉर्ट ब्रीफ आप कर दें कि आपकी प्री मेंस की और इंटरव्यू की जर्नी में आपने क्या ऐसा विशेष किया कि दूसरों से आपका अलग होते हुए सिलेक्शन हुआ। मई 2024 से मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, और मैंने अपनी पूरी तैयारी जो है वो भोपाल में ही रहकर करी है। तो मैं पहली बात तो आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ी जगह पर जाकर, जैसे दिल्ली जो यूपीएससी का हब माना जाता है, कि वहीं जाके तैयारी की जाए। अगर आप घर के कंफर्ट में रहकर बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं, तो यूपीएससी क्रैक करने के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं है। मैंने अपने सारे पेपर भी भोपाल में ही रहकर दिए, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया। और एक दूसरी चीज़ इस पूरी तैयारी में जो बहुत ज़रूरी है, जैसा सर भी कह रहे थे, मेंटोरशिप की, गाइडेंस की। क्योंकि यूपीएससी अब ऐसे एग्ज़ाम बन गए जिसके बारे में सब लोगों को बहुत पता है, और कभी कभार बहुत ज़्यादा ज्ञान भी आपके लिए हानिकारक हो जाता है। तो इतना इन्फॉर्मेशन बॉम्बिंग है कि ये पहचानना कि क्या मानना है क्या नहीं मानना है, ये भी बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रहता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो मेंटोर के रूप में सर लोग हमेशा मेरे साथ रहे, और मेरे जो बड़े ब्रदर हैं, क्योंकि उन्होंने भी इसकी तैयारी करी, तो उन्होंने शुरू से मुझे गाइड करा और मुझे दिशा दिखाते रहे, दिशा से भटकने नहीं दिया। तो एक अच्छा मेंटोर आपको हमेशा साथ में रखना चाहिए। और जो टीचर्स हैं हमारे, क्योंकि वो 20-25 साल से वही चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो वो जो भी आपसे करने को कहें, आप मन लगाकर वो चीज़ करिए, डिसिप्लिन के साथ करिए, और हर दिन पढ़ाई करिए। क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसका सिलेबस हर दिन बढ़ता है। एक भी दिन अगर आपने पढ़ाई करना छोड़ा तो दूसरे दिन डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि हर दिन अपन डेडिकेटली पढ़ाई करें। और लास्ट राउंड जो इंटरव्यू का था, उसमें हिंदी भवन से मुझे बहुत ज़्यादा सहायता मिली। और बहुत ज़रूरी है कि जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि आप अपनी फाइनल इंटरव्यू की डेट्स के करीब ही मॉक टेस्ट देते हैं, तो आप फिजिकल फॉर्म में वो इंटरव्यू दीजिए। और जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो ऐसे ना हो जो आपको डीमोटिवेट करे, वो हमेशा आपको एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट बताएं, और उसके साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं कि तुम कर सकती हो। तो ये विक्रम सर हैं, मैम है, उन लोगों ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया था कि तुम में हमें एक अवसर दिख रहा है, और बस कुछ चीज़ों पर काम कर लो तो तुम बहुत अच्छे से इंटरव्यू दोगी। तो ये मेरा प्रिपरेशन का ब्रीफ था। अच्छा अंजनी, एक आजकल बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में कि आजकल ये चल रहा है कि यूपीएससी अब केवल आईआईटीज, आईआईएम्स या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच ही बचा है। लेकिन जहाँ तक डेप्थ देखा था, तो उसमें हमने देखा कि आपने भोपाल के ही एक छोटे से कॉलेज से अपनी डिग्री की है, और उसी के दम पे आपने सीए जैसा एग्ज़ाम भी पहले क्वालिफाई किया था। तो ये थोड़ा बोलिए, क्योंकि ये बड़ा डीमोटिवेशन होता जा रहा है छोटे शहरों के बच्चों के लिए, कि अगर हम किसी छोटे इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन कभी यूपीएससी में तो नहीं हो सकता। आजकल ये बड़ा एक चल रहा है। तो आप ऐसे वर्ग को जो बिलोंग करता है, जो सपने देखता है, तो कृपया उसको एक अपनी आप कुछ राय दीजिए कि इसमें क्या आपके सुझाव हैं। सर, जैसे कि डेटा बताता है कि आईआईटी, मेडिकल फील्ड, इन सब से बहुत बच्चे होते हैं जो यूपीएससी में चयनित होते हैं, पर हमें मूल कारण जानना चाहिए कि वो चयनित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो उनको मेहनत करने की आदत पड़ गई है। तो ये कहना कि सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशन से ही बच्चे आके यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, ये मेरा तो मानना नहीं है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, और अगर आपको पढ़ाई करने का शौक है, आपको पढ़ाई करने में मज़ा आती है, और आप 1.5-2 साल सब कुछ छोड़कर सिर्फ इसी एग्ज़ाम पर फोकस देकर अगर आप परीक्षाएं देंगे, तो अगर आप बहुत नॉर्मल एजुकेशन बैकग्राउंड से भी हैं, आप बचपन से ही एकदम स्कॉलर बच्चे नहीं रहे हैं, पर आपको अगर पढ़ने का शौक है और पढ़ने में मन लगता है, तो बिल्कुल ये एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा सबको, जो एक मेरा अनुभव है
क्योंकि इंटरव्यू भी करीब 10-11 साल से हम लोग ने बहुत अलग अलग सेक्टर में लिए हैं। और इसके पहले एक टेक्निकल की, हालांकि 16 के बाद से मैंने डायरेक्ट कोई कोचिंग तो रन नहीं की है, लेकिन हमने उस टाइम पे गेट का एक बहुत बड़ा ब्रांड चलाया है। तो हमने जो एक अनुभव किया था कि क्यों उनके यूपीएससी में, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे उस दौर में आईएएस मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करते हुए आईएएस बने थे। तो जो अंजनी ने बोला है मैं थोड़ा उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि उसने क्या बोला है। मतलब हुआ ये था कि हमने जो एक कंसिस्टेंसी देखी थी, जैसे मैंने क्या देखा था कि जब हम उस टाइम पे गेट का बैच रन करते थे इंजीनियरिंग में, तो सर ये मानिए कि सैटरडे संडे 12 घंटे की हम क्लास लगाते थे। और हमने उस टाइम की इंजीनियरिंग एनआईटीएन बच्चों के स्टेमिना देखे थे, जो 12 घंटे बैठ लेते थे, जो आजकल हमें बच्चों में नहीं दिखता। तो उसका ये होता था कि जिसके अंदर इतनी सेटिंग है कि जो 12 घंटे कर सकता है, तो उसके लिए फिर यूपीएससी कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि इतनी सेटिंग अगर आप ऑलरेडी आपकी क्षमता है। तो आजकल जो मैं स्टूडेंट्स में बहुत प्रॉब्लम महसूस कर रहा हूँ, ऑनलाइन एजुकेशन फायदा करी है, लेकिन उसके लिए बहुत अनुशासन चाहिए, जैसे अंजनी ने किया है। लेकिन हमने उस दौर में क्या देखा था कि आईआईटीज या आईआईएम में क्यों सिलेक्शन रेशियो ज्यादा है। अगर आप इनका कोर्स वर्क देखोगे, जो क्लासेस का पैटर्न देखोगे, जो आईआईटीज में आपके दोस्त होंगे, मैं तो क्या बहुत करीब जुड़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा मूल बैकग्राउंड एनआईटी से भी अभी पीएचडी का रहा है। तो कहने का मतलब मैंने उनमें जो जुझारूपन देखा है ना, कि उनकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर वो, जैसे अंजनी ने बोला, अंजनी थी अनुशासित, इसलिए उसके लिए कॉलेज का कोई महत्व नहीं होगा। लेकिन उनके सिलेक्शन क्यों ज्यादा, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनका कोर्स वर्क या कंटेंट ऐसा है कि उसमें वो बच्चे को 12-14 घंटे पढ़ना सिखा देते हैं। और जो ग्रेजुएशन डिग्रियां हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि बड़ा शॉर्ट टर्म है, मतलब उसमें सिटिंग कैपेसिटी डेवलप नहीं होती। तो जो लगातार न्यूज में आप सुनते रहते हो ना कि उनके सिलेक्शन है, तो ये डिमोटिवेशन होने का विषय नहीं है। आप केवल वो पैटर्न पकड़ लो कि वहां का जो स्टूडेंट है बहुत अनुशासित है। और उनको, जैसे मैं बताऊं आपको, जो मेरे काफी जो स्टूडेंट उस टाइम सेलेक्ट होते थे, वो बताते थे कि सर हमें रात को 12 बजे दिया जाता है होमवर्क, को सुबह 6 बजे सबमिशन बोला जाता है। अब आप चाहे सो लीजिए और चाहे कर लीजिए, और उसमें कोई माफी नहीं है। उसमें ऐसा नहीं है कि साल के 6 महीने में एक एग्जाम होगा। उसमें प्रत्येक जो आपको दिया जा रहा है वर्क, उन सबके पॉइंट होते हैं। जैसे अगर 100 नंबर मिलने हैं तो उसमें उसके भी 2 नंबर शामिल हैं। तो वो इतना टफ बना देता है आपको कि आपको आदत पड़ जाती है कि यार मुझे लिया 10-12 घंटे कोई मैटर नहीं करते। तो जो आपकी जो सेटिंग आती है, चूंकि ये सिविल सर्विस जो है ना, बहुत रीडिंग का है। अगर आप ये सोच ले रहे हो कि मुझे कोई रटा के निकाल देगा, तो बड़ी गलत फहमी है। तो वो निकलता ही उसी का है कि आपकी सेटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो। तो जो अंजनी ने बोला, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लोर कर दिया कि ये बिल्कुल भ्रम पालने की और डिमोटिवेशन होने की जरूरत नहीं है कि हम नहीं निकाल सकते, बस आप उनका वो अनुशासन ले लीजिए। अंजनी ने वही किया कि अच्छी सेटिंग है। मम्मी पापा से उनकी मेरी बात होती रहती है, तो बोलते थे कि उसको फिर कुछ समझ में नहीं आता था। अगर पढ़ाई करती थी, भूख प्यास से कोई मतलब ही नहीं रहता था। मतलब उसकी सेटिंग इतनी मजबूत थी कि भोपाल में ही उसने सब किया। मतलब हम लोग तो गवाह हैं उस चीज के कि मॉक में भी वो आई है ना, तो हमने पहले दिन उसको समझ लिया था, क्योंकि हम लोग पहले दिन में समझ जाते हैं कि यार कौन कैसा है। बस उसका जो एक कमजोर पक्ष है वो हम बताते गए। और ये मैं सर को भी, उनके फादर ने उनको लगातार तारीफ करता रहा कि 7-8 सेशन मैंने लिए उसके। तो उन सेशंस में, क्योंकि हम लोग मेंटर की भूमिका में, तो हम टीचर की भूमिका में नहीं थे, तो हम लोग केवल गाइड कर रहे थे कि उसको कैसे उस तक पहुंचाना। तो हमने देखा कि उसने कहीं वो गलतियां नहीं दोहराई। जो हमने बोला कि अंजनी ये कर लो, उसने इंप्रूव कर लिया। और सर से मेरी उनके उसके सिलेक्शन के 4 दिन पहले बात हुई, तो मैंने बोला था कि सर उसका अनुशासन दिखाता है, दिक्कत नहीं होगी। बस ये होता है कि पोस्ट ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि ये बड़ी बात थी कि वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने इसको क्लियर कर दिया है। नहीं तो लोग बात तो कहाँ नहीं होके आ रहे हैं। और क्या है कि एक दूसरा स्टूडेंट्स को मेरा मैसेज यहाँ पर ये है कि हमेशा दूसरों में दोष मत ढूंढिए। देखो आप स्टूडेंट तो स्टूडेंट बन के रहिए, क्या आपको सीखना है। आजकल क्या होता है ना, शिकायत होती है यार वो टीचर खराब है, हमें वहां माहौल नहीं मिला, हमें कॉलेज ने टाइम नहीं दिया। यार जब तक आप एक्सक्यूज देते रहोगे ना, आपको वो सफलता, आपको रास्ते बनाने पड़ेंगे। अंजनी भी एक बहुत अच्छे जॉब में थी, सीए में चाहती, तो वहां भी लाइफ स्टाइल उसका पैकेज बहुत हाई था कि, लेकिन अगर आपको सिविल सर्विस का है तो आपको बहुत सारी चीजें त्यागनी पड़ेगी और अनुशासन सबसे ज्यादा लाना पड़ेगा। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अब एक नए पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि एक पॉइंट तो अनुशासन वाला हो गया, लेकिन जो मैं महसूस करता हूं, क्योंकि मान के चलिए कि अभी मेरे पास जो डेटा सेट 25-26 हजार बच्चों का हम रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि मुझे भी 15-16 साल हो गए लगातार जो बच्चों के गाइडेंस प्रोग्राम में हूँ। एक फैमिली की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आती है। और जो मैंने देखा है कि लगातार जो इंटरव्यूज होते हैं ना, उसमें इस चीज को कोई बहुत एक्सप्लोर नहीं करता है। तो आज मैंने विशेष आग्रह किया था कि सर, जो फादर और मदर दोनों आए, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं ना कि कभी भी सफलता, मैंने शुरू में ही बोला था, अकेले नहीं हो सकती। चलो वो पढ़ सकती है, लेकिन एक मोटिवेशन मेंटर्स के अलावा, चूंकि उसका ज्यादा टाइम घर पे कट रहा है, तो अपना कहीं ना कहीं माता पिता की भूमिका उस लेवल पे आ जाती है
कि जिसको लगातार कभी डिफाइन किया ही नहीं गया। तो मैं चाह रहा था कि कुछ सर इसके बारे में बताएं कैसे अंजनी की प्रिपरेशन हुई। फिर मैं माता जी से भी करूंगा निवेदन कि कुछ बताएं, ताकि जो गार्जियन केवल सोशल मीडिया या उसको लेके एक गुमराह होते हैं उसको वो दूर कर सके, क्योंकि वो उनके बहुत व्यक्तिगत अनुभव है। उस व्यक्तिगत अनुभव से उन्होंने बहुत कम समय में, एक बच्ची ने भोपाल में रहते हुए, वो कहीं नहीं गई है, हम लोग तो गवाह हैं उसको प्राप्त किया है और एक अच्छी रैंक के साथ में, है ना। तो सर मेरा निवेदन है कि आप कुछ बताएं ताकि आगामी जो तैयारी कर रहे बच्चे उनको मदद मिल सके। अंजनी का मैंने स्टूडेंट लाइफ से जो देखा है, एक पढ़ाई के प्रति अपना समर्पण, और किसी भी काम को अगर करना है तो उसके पीक पर जाने पर ही संतुष्ट होती है वो। और चूँकि मैं हमारा पुलिसिंग का जो एक अपना रूटीन रहता था, उसके साथ साथ घुड़सवारी हमारे SF बटालियन में लाल परेड में समर कैंप में सिखाई जाती है। तो जब मैंने इसको बताया तो बोले मैं सीखूंगी, और जब ये मुझे एक बार हिचक हो जाती थी कि मैं कैसे ये करेंगे, लेकिन इसने उसको जब कर लिया तो मुझे लगा कि कोई भी काम कर सकती है। और जहाँ तक इसका एजुकेशन का है, एजुकेशन में ये शुरू से ही अपने स्कूल टाइम से ही टॉप रही है, मतलब टिल 12 तक वो जो है टॉप रही, और एक निर्णय किया कि क्या करना है। मुझे पहले लगा था कि एजुकेशन में पढ़ाने में जाएगी, लेकिन फिर निर्णय हुआ हमारे पारिवारिक लेवल पे, और इसने CA का जो एग्ज़ाम की तैयारी करी थी, और CA के एग्ज़ाम की तैयारी में जिसका लगन देख के मेरे पुलिस विभाग के भी जो अधिकारी हैं उनसे भी मैंने मार्गदर्शन लिया था, और मेरा बेटा भी जो है वो उसके लिए तैयारी कर रहा था। तो वो सभी के एक समन्वित सोच के बाद हमने इसके पैटर्न ऑफ स्टडी को देखने के बाद निर्णय लिया कि तुमको भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना चाहिए। और फिर इनने उसकी तैयारी, जैसे इसको बताया गया, वो जो मुझे अपने विभाग के अधिकारियों से मार्गदर्शन मिला, तो इसने निश्चित तौर पे उसको एक निर्णय लेकर और उसमें समर्पण से अपना इसमें रुचि दिखाते हुए काम किया है। और सहयोग से मुझे हिंदी भवन में आपका भी जो बेटी को मार्गदर्शन मिला, हेमा दीदी का मार्गदर्शन मिला, इससे श्री मनोज श्रीवास्तव साहब, श्री गणेश गुप्ता सर, सभी का एक अभिषेक दुबे साहब, खरे साहब, सभी ने जो उसको अपने मॉक इंटरव्यू के लिए एक मार्गदर्शन दिया, तो उसका आत्मविश्वास नित्य प्रतिदिन हर इंटरव्यू के बाद बढ़ा है। हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं महेंद्र जोशी साहब, उन्होंने भी इसे काफ़ी मोटिवेट किया, कई बिंदुओं पर मार्गदर्शन दिया। तो मैं उन सबका बहुत आभारी हूँ कि मेरे जो व्यक्तिगत संपर्क थे और एक सौभाग्य और संयोग से इसकी मेहनत का जो एक होता है ना, ईश्वर भी साथ रहता है, तो एक संयोग बना कि मैं हिंदी भवन में भी संपर्क किया, और यहाँ से एक उसको एक लाइन मिली, और निश्चित ही इंटरव्यू में यहाँ से जो उसको मार्गदर्शन मिला वो काफ़ी उसको लाभान्वित किया है अपने लक्ष्य तक पहुँचने में। हाँ सर, जैसा हमारा डिस्कशन हुआ था अंजनी के साथ में कि 22 क्वेश्चन हुए थे, उसमें जो बताती थी 17-18 क्वेश्चन वो हम लोगों ने 8-9 इंटरव्यू में, मतलब हम ही नहीं बोल रहे एज इट इज पूछे गए, लेकिन मिलते जुलते थे। तो उसको क्या होता है, जब इंटरव्यू की प्रकृति आपके अनुरूप हो तो मोटिवेशन बढ़ता जाता है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को लेकर बड़े खुश थे कि हमने जो मेहनत की थी ना वो सही डायरेक्शन में गई, तो अच्छा है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि माता जी का क्या एक रहा है उसके लिए योगदान, तो आप बताइए कि सर आप पहले बता दीजिए कि आपके शब्दों में। देख, मैं अपने बारे में तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैं तो घर से बाहर का मेरा पूरा व्यस्तता रहती थी अपने विभाग के जो शासकीय कार्य है, लेकिन एक छाया बन के एक इस मुकाम में पहुंचाने में निश्चित तौर पे, मतलब मैं पूरी क्रेडिट इनको ही दूंगा कि मेरा कम, लेकिन मैं पूरी क्रेडिट इनको ही देता हूँ इसका, क्योंकि ये पूरा जो इसका अध्ययन से लेके हर चीज़ में एक जो रूटीन था, उस रूटीन में इसके अगले कदम में इसको अगले समय में क्या होना है, क्या करना है, तो पूरी, क्योंकि वो अपने अध्ययन में इतनी मननशील थी या इतनी तल्लीन थी कि उसको अपना खुद भी ध्यान नहीं रहता था कि वो क्या कर रही है। मतलब वो पढ़ते पढ़ते सो जाती थी, तो उसकी किताबों को उठा के रखना, उसके उठने से पहले उठना, और उसको फिर जो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, या और अपने रूटीन के जो काम है उसका एक एक चीज़ का पूरी समयावधि में 1.5-2 साल का जो इसका एक टाइम था उसमें पूरे समय उन्होंने दिया। तो मैं, मेरी तो कम, लेकिन उनको पूरी क्रेडिट देता हूँ कि उसके अध्ययन और उसके बड़े भाई का जो एक मार्गदर्शन है, उसके साथ उनकी मम्मी जो है वो सर्वथा उसके लिए जिम्मेदार हैं कि उनका बहुत बड़ा उसमें योगदान है। मैम आपका कुछ एक लोगों को सुझाव, एक जो फैमिलीज देख रही होंगी वो कहीं ना कहीं उनको एक बहुत ज़रूरी है वो मैसेज देना। हाँ, बच्चा पढ़ता है तो हर पेरेंट्स सपोर्ट तो करता ही है। जैसे ये कह रहे हैं कि पूरा मेरा है, तो ऐसा नहीं है, इनका भी बहुत योगदान है। हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार, पापा आप वहाँ सोइए, पापा ऐसा मत करिए, धीरे बात करिए,
सब चीज़ में कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, और शुरू से बहुत मेहनती, और जो चीज़ ठान लिया करना ही है। सीए बन गई तो उसके बाद कहा था कि अब अच्छी जॉब में हो, रहने दो, तो कहती है कि नहीं, एक बार तो दूंगी ही, अगर नहीं दिया तो जीवन भर के लिए काश रह जाएगा कि अरे मुझे देना था, नहीं दिया। और बच्चा मेहनत करता है तो अपने को तो साथ में खड़े ही रहना चाहिए। बहुत मेहनती भी थी, और इनके कारण फिर जलती लाइट में सोने की आदत हो गई थी मेरी भी। इतना पढ़ती थी कि पढ़ते पढ़ते ही सो जाती थी। कॉपी पुस्तकें खुली हैं, फिर धीरे से मैं फोल्ड करके रखती थी, और बड़ी मज़ेदार जर्नी रही। मेहनत तो इसकी थी, हम लोग साथ में खड़े थे। बिल्कुल, आपकी ये इतनी मेहनत थी। जी हाँ, खड़े थे, और अच्छा, तो कट गया अच्छे से सफ़र, और परिणाम अच्छा निकला। आप लोगों की भी बहुत तारीफ करती थी कि बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर, और मतलब जो इंटरव्यू आप लोगों ने लिया, जो गलतियां बताई, तो इसकी सफलता में आप लोगों का तो बहुत बड़ा हाथ है ही। बस ये है कि एक्चुअली में ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो दोनों का होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग कर रहे थे ना, तो वो भी उतनी शिद्दत से वो निभा रही थी। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज देना चाहूंगा उन सभी एस्पिरेंट को, जो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, मैम ने भी बोला है। आजकल देखिए स्टूडेंट्स के साथ क्या हो गया, देखो दो टाइप का वर्ग है, एक जो स्टूडेंट बने रहना चाहता है, एक जो टीचर बनना चाहता है। तो मेरा ये मानना है, अंजनी भी इस पे कमेंट करेंगी, कि जब आप तैयारी करते हो तो आपको अपनी कमियों पे काम करना है। भाई मैं तो कह रहा हूँ, कोई टीचर भी मिला, कोई मेंटर भी मिला, हो सकता है उसमें 4 कमियां हो लेकिन 6 अच्छाई होंगी। लेकिन चूंकि अपन को सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं अपन को उनकी 4 अच्छाइयां करनी है। अगर आप दूसरे को पलट के उसकी कमियां गिनाओगे तो उसको तो सिलेक्शन लेना नहीं है। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि एक सोशल मीडिया के जो एक चलन में देख रहा हूं ना, वो लगातार एक अच्छे टीचर्स और मेंटर्स को डिमोटिवेशन का काम करते हैं कि भाई इनको ये नहीं आता, उनको वो नहीं आता। तो सीधी सी बात है कि चूंकि उन्हें चैन लेना नहीं है, लेना आपको है। तो इस पे कुछ अंजनी बताएं, क्योंकि ये एक यूथ के लिए एक बड़ा सेगमेंट है जो है, वो आजकल इसमें बड़ा इन्वॉल्व हो रहा है कि वो एकदम कमियां गिनाने में इन्वॉल्व है, और स्टूडेंट न रह के वो लगातार सोचते हैं कि हम टीचर हो चुके हो। हालांकि होता भी है, जब आप 4-5 साल तैयारी कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका नॉलेज लेवल आपको ऐसा लगता है, और हो भी जाता है कि आप हो गए हो। लेकिन कहीं ना कहीं तब भी आपको एक मेंटर चाहिए। आज सर भी इतने बड़े, अभी भी हमारी चर्चा हो रही थी, तो आज वो भी किसी को मेंटर मांगते हैं, तो उनसी चीजें मानते हैं। हमारी भी डिस्कशन होता है, हमें भी इतना साल हो गए, लेकिन कोई व्यक्ति कभी भी पूर्ण नहीं होता। लेकिन हमें सिलेक्शन लइए तो हमें स्टूडेंट बने रहना। तो कुछ इस पे अंजनी सजेशन दीजिए आप, जो नए यूथ है। सर मेरा तो ये मानना है कि एग्ज़ाम देते वक्त और एग्ज़ाम देने के बाद हमेशा ही आपको लाइफ में स्टूडेंट बनकर रहना हाँ, चाहिए, बहुत सही। और हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि जिनसे आपके विचार नहीं मिलते हैं तो उनकी, हो सकता है उनकी शिक्षा प्रणाली आपको नहीं पसंद आ रही हो, पर ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है। और आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जितने साल की आपकी तैयारी है उससे 5 गुना ज़्यादा साल से वो तैयारी करवा रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं अलग अलग प्रकार के, और सबको साथ में लेकर चलने की भी जिम्मेदारी उनकी होती है। तो हमें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। और यूपीएससी की तैयारी ही इतनी मैं कहूँगी स्ट्रेसफुल रहती है कि एक मेंटोर होना, भले ही आपका पहला अटेम्प्ट हो या 5वां अटेम्प्ट हो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है हर तीसरे चौथे दिन आप इतने डीमोटिवेट हो जाएं कि इतना बड़ा पेपर है, कैसे दूंगी, नहीं हुआ तो फिर अगले साल वापस देने का मौका मिलेगा। उम्र निकलती जा रही है, अटेम्प्ट्स कम होते जा रहे हैं। तो इस बीच मेंटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो आपको जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाया था, तो वैसे ही एक मेंटर आपकी लाइफ में काम करता है, जो आपको रियलाइज़ कराते हैं कि तुम बहुत केपेबल हो, बस अपनी मेहनत करते रहो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, एक तो आपने पॉइंट बता दिया कि जो आजकल यूथ के अंदर एक जो होता अनुशासन बोले या सम्मान की भावना कम हो रही है। हालांकि देखो, मैं आपको बता दूं कि कुछ पे आरोप लगते रहे हैं कि बहुत व्यावसायीकरण हुआ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि सब गलत हो गए हैं। ये तो हर फील्ड में है। आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो अगर किसी एक ने कोई लूट की होगी तो उसके गुनाहगार सब नहीं हो सकते। तो आप चाहे एजुकेशन की बात कर लीजिए, चाहे किसी भी चीज़ की कर लीजिए, खाने पीने की बात कर लोगे तो उसमें कोई एक गलत करता है कि अगर एक आदमी गलत दूध या खोआ भेजा तो इसका मतलब नहीं है कि पूरे दुकानदारी खराब हो गया, पूरा दूध ही खराब हो गया मार्केट का। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ एजुकेशन में भी चलती है कि भाई यार हो सकता है 2-4 मेंटर्स ने कुछ गलत किया हो, या टीचर्स ने व्यवसायीकरण किया हो, या कुछ गलत किया हो। तो ये मतलब नहीं है कि आप सबको सम्मान हटा दोगे। तो कहने का मतलब अगर आपको स्टूडेंट रहना है ना, तो आपको इस चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ेगा।
तो चलिए अंजनी, एक चीज और है जो अपन का डिस्कशन हुआ था, एक पॉइंट तो हो गया ये वाला सम्मान वाला। दूसरा ये है कि जो यूथ में भटकाव आ रहा है वो सोशल मीडिया के थ्रू, तो उसको आप कहाँ तक जिम्मेदार मान रही हैं कि एक जो सफलता के बीच में ये कितनी खाई क्रिएट कर रहा है, थोड़ा इस पे बताइए। सबसे जरूरी पॉइंट है आज के यूथ के लिए। सर मेरा शुरू से मैं एक चीज़ मानती हूँ कि आप अपनी परिस्थिति के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। तो पहली बात तो आपके पास समय ही नहीं रहना चाहिए भटकने के लिए। और जिस दिन आपने ये फैसला कर लिया कि मुझे यूपीएससी करना है, तो आप एक सोर्स पकड़िए, एक मेंटोर पकड़िए, कोचिंग भी अगर आप ले रहे हैं एक कोचिंग पकड़िए, और जैसा जैसा वो लोग कह रहे हैं उसी रास्ते पर चलिए। क्या है कि वैसे ही रेस बहुत लंबी है, अगर आप चारों दिशाओं में भागेंगे तो आप कभी एंड पॉइंट तक पहुंच नहीं पाएंगे। और रही बात सोशल मीडिया की, तो आपको पूरी प्रिपरेशन में उतना माइंडफुल रहना है कि कौन सी चीज़ पर हमें यकीन करना है और कौन सी पर नहीं, कौन सा मटेरियल पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो जैसे जैसे आप प्रिपरेशन में आगे बढ़ते जाएंगे आपको वो रियलाइजेशन होता जाएगा। और मैं तो यही कहूँगी कि सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है। मैं अधिकतर ऐसा करती थी कि एग्ज़ाम के 3-4 महीने पहले सोशल मीडिया पूरी तरीके से बंद कर देती थी। एक बार एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद आराम से आप चलाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ही बहुत समय बर्बाद हो जाता है हमारा। तो सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी, और आप अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो सोच समझ कर उसका इस्तेमाल करिए। देखिए, सोशल मीडिया का जो वर्तमान चलन है, पहले मैं बोल सकता हूँ कि 5-7 साल पहले इसका एक बड़ा जेन्युइन स्टूडेंट्स को फायदा मिलता था, लेकिन वर्तमान में इतनी बम्बार्डिंग हो गई है कंटेंट की कि अब वो भटकाव की ओर ज़्यादा ले जाता है। समस्या क्या हो रही है कि एआई के दौर में इतना कंटेंट का फ्लो हो रहा है। तो एक चीज़ और मैं बोल दूँ कि जो सिविल सर्विस के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक जो बारीक है, मैं अंजनी से भी पूछूंगा, आजकल क्या हो रहा है कि सबको लिखने की आदत खत्म हो रही है, पढ़ने की आदत खत्म हो रही है। जो आप देख रहे हो लगातार, देखो कुछ एक्सेप्शन होंगे जो ये ना करते हुए भी सिलेक्ट हुए होंगे, लेकिन अपन एक सामान्य बोलेंगे जो सामान्य सब पे लागू होता है। तो अगर आप सिविल सर्विस में आना चाहते हैं तो आपके मतलब लिखने की, और दूसरी बात है आपकी रीडिंग की क्या भूमिका, क्योंकि आजकल मोबाइल के दौर में लोग इससे दूर हो रहे हैं लगातार। इस पे थोड़ा आप बताइए बच्चों को। सर सिविल सर्विसेज में अगर आपको जाना है तो पढ़ने, लिखने और बोलने तीनों चीज़ों की आदत होनी चाहिए, और बहुत बैलेंस में होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा आदत लिखने की होनी चाहिए, क्योंकि मेंस जो है वो आपकी फाइनल मार्कशीट का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो राइटिंग प्रैक्टिस तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, उसके 1 महीने बाद से आपको शुरू कर देनी चाहिए। और हर दिन आप ज़्यादा नहीं तो एक आंसर तो आपको हर दिन लिखना है, और उस आंसर को लिख कर छोड़ नहीं देना है। आपके जो भी मेंटोर हैं या टीचर हैं, आप उनसे चेक करवाइए और देखिए कि कहाँ आप सुधार कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन एक नंबर का है, एक नंबर से रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। तो लिखने की प्रैक्टिस तो हमें छोड़नी ही नहीं है। और क्योंकि आजकल हर चीज़ डिजिटली अवेलेबल है, तो इसीलिए भी हम थोड़ा लिखने से बचते हैं। और मैं तो ये मानती हूँ कि आईपैड या कोई भी टैबलेट पे डिजिटल पेन से लिखने के बजाय आप कागज़ पेपर लिखकर ही लिखने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मेन एग्जाम में आपको उसी 2 चीज़ों, कागज़ के ऊपर अपने नॉर्मल बॉल पेन से ही लिखना है। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ कवर हो गए हैं। अब हम लोग जैसे अपनी विक्रम सर्व शिक्षा समिति के साथ, जैसे हिंदी भवन के साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम का पूरा सेगमेंट हम ही लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो वीएस एजुकेशन और विक्रम सर्व शिक्षा समिति हिंदी भवन के लिए अंजनी के विचार जानना चाहेंगे, जो मेहनत हमारी एक टीम ने उनके ऊपर की थी। तो इस पे भी एक विचार लेना जरूरी है, ताकि आगामी जो बच्चे जुड़ना चाहें, जैसे सैटरडे संडे में यहाँ टाइम दे देता हूँ, लेकिन बाकी दिन भी जब भी टाइम मिलता है, अंजनी भी है कि दोपहर को 2 बजे आई तो भी मैं उस टाइम पे आया हूँ। तो एक मैसेज इसका आप बता दीजिए कि क्या नए स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। जब मैं पहली बार आई थी तो मेरा पहला सोलो सेशन विक्रम सर ने ही लिया था, एक छोटा सा मॉक ही लिया था। और उसी में सर ने मुझे जो भी, जहाँ पे भी मैं कहीं ना कहीं थोड़ा लैग कर रही थी, तो मुझे 3-4 पॉइंट्स लिखवाए थे। और मुझे ये भी बताया था कि इंटरव्यू के प्रिपरेशन में भी आप एक कॉपी लो और उसमें नोट्स बनाते रहो, ताकि आखिरी के 3-4 दिनों में घबराहट ना हो, अपने पास मटेरियल हो कि हाँ यही पलटाना है, यही पढ़ना है। और उसके बाद सर काफ़ी लोगों को जोड़ते रहे, और मतलब जैसे सर ने बताया, श्री मनोज श्रीवास्तव सर से भी, जो बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, उनसे भी सर ने रिक्वेस्ट करी। तो 1.5 घंटे एक सीनियर आईएएस ऑफिसर अगर आपको गाइड कर रहा है आपके मॉक इंटरव्यू के लिए, तो
सर और नीमा मैम को बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। हाँ तो चलिए, अभी नैमा मैम थोड़ा व्यस्त थी, नहीं तो हम उनका भी स्टेटमेंट यहाँ पे जरूर रिकॉर्ड करते उस चीज़ के लिए। तो चलिए, हमें लगता है कि जो हम लोग काम करते हैं, हालांकि हम लोग सेशन सबके साथ नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिजिटली जुड़े हैं और हम तो टीच नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो भोपाल में अवेलेबल हैं, अंजनी भी थी, अब चूंकि उनका बहुत जल्दी ट्रेनिंग सेशन शुरू होने वाला है तो हमने सोचा उसके पहले कुछ करें। और जो बच्चे भी मार्गदर्शन लेना चाहें यूपीएससी के लिए भी, तो अगर अंजनी यहाँ प्रेजेंट नहीं भी होंगी तो हम कोशिश करेंगे वो डिजिटली जहाँ भी रहेंगी वहाँ से आपको मार्गदर्शन देंगी। तो हमें ये बड़ी खुशी होती है कि जब कोई चयन भी ले लेता है। और जो उनका डिवोशन है, मैं फादर जो उनसे मिले, उनके पापा जी हैं, मम्मी जी हैं, एक्सीलेंट उनका स्वभाव है, क्योंकि वो हर चीज़ को मतलब अगर आपको लोक सेवक बनना है तो अभी मैं बोल ही रहा था कि एक दो लोग हमारे जीवन में है, लेकिन एक लोक सेवक के तौर पे कहीं ना कहीं राजेश सर का भी जैसा स्वभाव है ना, वो एक कहीं ना कहीं सीखने लायक रहता है कि जो लोग फ्यूचर में आना चाहते हैं उन्हें किस लेवल का काम करना चाहिए, कहाँ सख्त होना है, कहाँ नरम होना है, उस टाइप को देखने को मिलता हूँ। तो चलो, यहाँ पर मैं आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ और इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। नैमा मैम आ गई तो मैं सोच रहा हूँ कि 1 मिनट का स्टेटमेंट वो भी शुभकामना संदेश दें, तो उसके बाद सेशन एंड करते हैं हम लोग। आप सभी को मेरा नमस्कार। और ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि अंजनी ने इतनी शानदार सफलता अर्जित की, और इसमें परिवार की भूमिका के साथ साथ विक्रम सर वीएनएस एकेडमी के डायरेक्टर, उनकी अहम भूमिका रही। मनोज सर, प्रणेश सर, आप सभी का मार्गदर्शन अंजनी को मिला, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही ऊंचाइयों पे अंजनी पहुंचे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं इतना ही कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगी। धन्यवाद। चलिए, तो अब सेशन एंड करते हैं। मैम थोड़ा लेट आई तो उनका भी एक पूरा विचार लिए जाते हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष तो नहीं रही लेकिन अप्रत्यक्ष उनकी बड़ी भूमिका रही है। हमेशा कोई भी आते, जैसे हम लोग ही व्यस्त हैं, लेकिन जो मैम है ना, मैम हमेशा हमारे कामों में एक्टिव रही हैं। मतलब मानिए कि उनका तो जॉब ये था भी नहीं, लेकिन तब भी उन्होंने जो डेडिकेशन दिया है, निश्चित तौर पे हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें ऐसे साथी मिले कि जो हमारे इस किफायती शिक्षा मिशन में हमारे साथ सहयोगी रहे। चलिए, अब सेशन एंड करते हैं। सर, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। पहले ही दिन जब मैं मैडम से मिली थी तो मैम ने मुझे कहा था कि तुम खूब मेहनत करो, और मैं तुमको गारंटी दे रही हूँ कि एक दिन देखना तुम्हें महामहिम राज्यपाल जी से तुम्हें पुरस्कृत करवाऊंगी मैं, तो वो बात भी हमेशा मेरे साथ रहेगी। चलिए, तो सेशन करते हैं। एक बहुत अच्छी यहाँ पर डिस्कशन किया है। उम्मीद है जिन बच्चों को डाउट आते हैं वो अपने जो डाउट भेजना चाहें भेज सकते हैं। हिंदी भवन और हमारा ज्वाइंट पोस्टर जारी होता है विक्रम सब शिक्षा समिति को, उसमें नंबर्स मैडम का ही फ्रंट पे रहता है, क्योंकि जनरली हम सब लोग इंगेज रहते हैं, लेकिन जब भी समय मिलता है मैम जब भी बुलाती हैं तो मुझे रुकता नहीं हूँ, तो बताते हैं। तो बाकी अच्छा है, ये चलता रहेगा। और अंजनी भी जब अपने इसके ऊपर के एक स्टेप के वो कान को टच करेंगी तो अगर एमपी में रहती तो निश्चित तौर पे हमारे साथ सहयोगी बनेंगी। तो सर का बहुत धन्यवाद, आप समय दे के आए। मैम आपका बहुत धन्यवाद। अंजनी तो ऐसी है कि हमारी स्टूडेंट ही है, तो उनको धन्यवाद ना कह के उनका सहयोग मांगेंगे। सर का इसलिए धन्यवाद क्योंकि एक लोक सेवक की मैंने जो बोला है ना, किसी को सीखना, अजय मिश्रा सर से जरूर मिल के आए, क्योंकि मैंने बोला कि हमारे साथ भी एक दो है जो शीर्ष ब्यूरोक्रेट है, लेकिन सर का भी जो स्वभाव है वो एक ऐसा लगता है कि जो होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अंजनी ने बहुत कुछ वो पहले से ज्ञान करके रखा हुआ है, तो उसे कुछ ट्रेनिंग बस होगी, लेकिन ये सब सीखी हुई है। चलिए सेशन एंड करते हैं, क्योंकि बातें तो लंबी चलती रहेंगी। धन्यवाद आप सभी का। मिश्रा सर की गंभीरता के लिए मैं हमेशा नतमस्तक रहूंगी। मुझे लगभग मिश्रा सर से जुड़े हुए 6 या 8 महीने हो गए हैं, और मैंने सर का जो डेडिकेशन देखा और सर का जो समर्पण मेरे पुस्तकालय के प्रति और पुस्तकों के प्रति देखा, वो वाकई में तारीफ के काबिल है। और मिश्रा सर से अगर एक चीज सीखना है तो वो सभी सीखें, उनकी गंभीरता और एक उनका शांत स्वभाव, जो हमें एक क्या कहना चाहिए, मेरे पास अभी शब्द नहीं है। ये चीज इतनी सीखने की है कि शायद सफलता के लिए ये सबसे बड़ी चीज है जो हम सर से सीखते हैं, हर आयाम में जो हमारे काम आता है। धन्यवाद। फैमिली के अलावा क्या कहीं और से टीचर से कोई गाइडेंस कैसे मिली? जी बिल्कुल, फैमिली के अलावा भी इंटरव्यू के टाइम महेंद्र जोशी अंकल हैं, उनने मेरी बहुत मदद करी, विक्रम सर ने बहुत हेल्प करी। फैमिली और मेरे जितने भी गुरु हैं सब लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा।